जय हिंद साथियों। मैं पिछले वीडियो में बात कर रहा था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। वो बीच में ऐसे छूट गया था कि नेट थोड़ा स्लो हो गया था, इसलिए नेट का रिचार्ज कराया मैंने अभी भी। जो हम पढ़ रहे हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ये मामले मौलिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसमें केंद्र राज्य विवाद आते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय का एक में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, निम्न स्थितियों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये 3 बिंदु उसके देख लो, सभी देखें, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। यदि उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाण पत्र दे कि मामला इतना महत्वपूर्ण है जिस पर उच्चतम न्यायालय को सुनवाई करनी चाहिए, या फौजदारी मामलों में फांसी की सजा से संबंधित मामले, यदि सर्वोच्च न्यायालय को लगे कि मामला इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर सर्वोच्च न्यायालय को सुनवाई करनी चाहिए, तभी वह अनुमति दे सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सलाहकारी क्षेत्राधिकार। इसमें हम करेंगे, राष्ट्रपति लोक इतिहास संविधान से संबंधित मामलों के सर्वोच्च न्यायालय की सलाह के लिए भेज सकता है, किंतु न तो न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए है, किंतु इस प्रकार की सलाह भविष्य में कानूनी विवाद से बचा सकती है। अब हम बात करते हैं न्यायिक सक्रियता। इसके बारे में हम वर्णन से पढ़ेंगे थोड़ा। न्यायपालिका द्वारा 80 के दशक के दौरान समाज के गरीब पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है। इस न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका में पीड़ित पक्ष की ओर से या सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर पीड़ितों की ओर से दूसरे व्यक्ति को याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। न्यायपालिका ने अखबार की खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों पर सुनवाई शुरू कर न्याय देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। जहां न्यायिक सक्रियता ने लोगों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के निष्क्रिय के चलते न्यायपालिका का महत्व और बढ़ा, किंतु इससे संस्थान के तीनों अंगों में न्यायपालिका का महत्व अधिक होने से शासन के अंगों में असंतुलन और तनाव भी बढ़ने लगा। न्यायपालिका और क्षेत्राधिकार, इसको सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी कर सकता है। साथ ही अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय व्यवस्थापिका के कानून और व्यवस्थापिका एक लाइन बीच में छूट गई है। यहाँ हम शुरू से पढ़ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी कर सकता है। साथ ही अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय व्यवस्थापिका के कानून और कार्यपालिका आदेशों का पूर्वावलोकन भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका और संसद। इनमें अभी इस पर बात करेंगे। न्यायपालिका द्वारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन करने से एक और संसद न्यायपालिका के मध्य संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, और वहीं संसद द्वारा संविधान की प्रतिकूल कार्यों पर भी अंकुश लगा रहता है। मूल अधिकारों, विशेषकर संपत्ति के आधार पर तो संविधान के लागू होने से दोनों को आमने सामने हो गए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ। कल हम जातिवाद या सांप्रदायिकताएं, ये टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे। इकाई 3 है ये। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।